उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ भी हमारे मेहमान मौजूद है, बानी है वाइट रिबन कैंपेन के उमर आफ्ताब साहब ने ज्वाइन किया है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल ठीक जी, आप बताइए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट पेश करना चाहूँगी। मतलब बीइंग अ वुमेन तो चलें, कोई हम हमेशा आवाज़ भी उठाएंगे। आपने मर्द होकर ये सोचा कि ख़वातीन के खिलाफ ये जो तशद्दुद हो रहा है इस पर कुछ काम करने की ज़रूरत है, क्यों महसूस हुआ आपको ये? देखिए, एक तो ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में जो तशद्दुद है ख़वातीन पे वो बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी इंटरवेंशंस हुई इतने सालों में, लेकिन उसके बावजूद स्टडीज़ ये बता रही हैं कि पिछले 3 साल में जो वायलेंस के केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं उनमें तकरीबन 25% इजाफा हुआ। 80% ख़वातीन पाकिस्तान में किसी न किसी तशद्दुद का शिकार होती हैं अपनी ज़िंदगी में। यानी इतना बड़ा ये इशू है। अब तक इसके ऊपर जो काम किया जा रहा था वो फेमिनिस्ट अप्रोच के हवाले से था, जिसने बड़ा अच्छा काम किया कि ख़वातीन को उनके हकूक़ के बारे में आगाह किया जाए। लेकिन हमने देखा ये कि जो ख़वातीन अपने हकूक़ पे आगाह हुई और उन्होंने अपने हकूक़ मांगने शुरू किए, तो मर्द जो हैं वो शायद इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे और उसकी वजह से जो वायलेंस है वो इंक्रीज़ हुआ। इसी तरह सोसाइटी जो है वो भी शायद इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी और वायलेंस के केसेस जो हैं उनमें जो है वो इजाफा हुआ। उसकी एक वजह ये है क्योंकि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी हैं और ये जो पेट्रियार्की है ये एक इंडिविजुअल लेवल पे भी होती है। तो यही वजह है कि हम ये देखते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो जो पावर रिलेशन है एक मर्द और औरत के दरमियान और उसकी जो प्रिविलेज है उसको मिसयूज़ करते हैं। और इसी तरह जो सोसाइटी है वो भी पेट्रियार्कल होती है। तो जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स, कल्चर और ट्रेडिशंस हैं वो भी औरत को कमतर जो है वो बनाती हैं। और यही वजह है कि आप ये देखें कि इवन जो मजाक है हमारी सोसाइटी में वो भी औरत के अराउंड है कि आपने क्यों गाली जो है वो औरत के साथ है, जो मजाक है वो औरत के साथ है। तो ये जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। यानी आपकी कैंपेन में ये चीज़ें भी शामिल हैं। मर्दों को जो शामिल किया गया उसका मकसद मुझे बता दीजिए। जी, मर्दों को, क्योंकि जब हमने ये कैंपेन शुरू की इनफैक्ट और हमने मर्दों से फोकस ग्रुप डिस्कशंस करने शुरू किए, तो तमाम मर्दों का आगे से रिस्पॉन्स ये होता था कि जी ये ख़वातीन पे जो तशद्दुद है ये तो ख़वातीन का मसला है, ये आप हमसे इस पे क्यों बात कर रहे हैं। Exactly. तो हमें, लेकिन उनको ये इस कैंपेन का मकसद ये है कि हमें परपेट्रेटर यानी जो तशद्दुद कर रहा है हमें उसको इन्वॉल्व करना है, हमें उसको इस डायलॉग का हिस्सा बनाना है। एक खातून जो है उस पर तो ऑलरेडी तशद्दुद हो रहा है, हम ठीक है उसको हम लीगल अवेयरनेस दे सकते हैं, हम उसे उसके लीगल राइट के लिए उसको असिस्ट कर सकते हैं, उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जा सकती है। लेकिन अगर ये जो तशद्दुद का जो एक विशियस साइकिल है अगर हमने इसको ब्रेक करना है तो हमें जो तशद्दुद कर रहा है उसको इन्वॉल्व करना है और उसको इस अमल से रोकना है। बिल्कुल आपने सही कहा। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये इतना आम काम नहीं है क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम जितना मर्जी कह लें कि लोग पढ़ लिख गए हैं, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, मीडिया ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कर दी है, सोशल मीडिया ने माइंडसेट लोगों के चेंज करना आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अनफॉर्चुनेटली लाहौर शहर में एक स्टडी की गई और उस स्टडी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो इतने आई थिंक ऐसे हैं, डिस्टर्बिंग हैं कि लाहौर में कुछ 70% से ज़्यादा मर्द ये समझते हैं कि बीवी को 1-2 थप्पड़ लगाना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। ये लाहौर की बात हो रही है। आप सोचें कि अगर हम अपनी कैंपेन को जब केपी में लेके गए और पेशावर में जब हम पहली दफ़ा इस पे हमने काम शुरू किया तो वहाँ पे हमें हर बंदे ने इतनी हैरत से कहा कि जी आप औरतों पे तशद्दुद की बात करने यहाँ पे आ गए, यहाँ पे तो तशद्दुद होता ही नहीं है। अब उसकी मतलब तशद्दुद इतना सोसाइटी में इनग्रेन्ड है और इतना एक्सेप्टेड है कि बहुत सारी जो फॉर्म्स ऑफ वायलेंस हैं उसको तशद्दुद समझा ही नहीं जाता। तो इस सारे इशू में देखिए, एक तो जो वायलेंस है ख़वातीन पे वो
क्या वजह है कि पिछले अगर आप देखें 20 साल में बहुत सारा काम हुआ, फेमिनिस्ट मूवमेंट ने बहुत कुछ किया, अवेयरनेस क्रिएट की। अच्छा, फिर ये कि हम सब ने मिलकर बहुत सारे लॉज के ऊपर काम किया। हमें ये लगता था कि अगर लॉज जो हैं वो स्ट्रिक्ट लॉज होंगे, लॉज मौजूद होंगे तो शायद ये चीज़ें बेहतर होंगी। ऑनर किलिंग का लॉ जो है उस पर बहुत अब सख्त हो गया पहले से, उसके बावजूद पिछले 2 साल में ऑनर किलिंग के जो केसेस हैं उनमें तकरीबन 2 गुना का इजाफा जो है वो हो गया। रेप के केसेस जो हैं आप ये देखें कि टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ में मुस्तकिल अनफॉर्चुनेटली एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ वायलेंस जो हैं उसके केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का जब लॉ आ रहा था उस वक्त बहुत एहतजाज हुए कि जी वो कड़ा पहना देंगे और पता नहीं क्या होगा। वो लॉ बहरहाल आ गया। अनफॉर्चुनेटली उस लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि पहले तो ख़वातीन जो हैं वो उस पर जाके रजिस्टर ही नहीं करती, क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस से रिलेटेड इतने खौफ मौजूद है, अदालतों से रिलेटेड लोगों के इतने एप्रीहेंशन है। और ये चीजें फेस भी करनी पड़ती हैं ना खवातीन को, फिर आप अपनी फैमिली से कट के रह जाते हैं। समटाइम तो आपके अपने पेरेंट्स ही आपको अच्छा, और यही बिल्कुल जो कुछ हमने केसेस देखे जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट केस फाइल किए, उनकी अपनी फैमिलीज़ ने उनको मजबूर करके वो जो केसेस हैं वो वापस उनसे करवाए। तो ये मतलब है एक तरफ जो है वो गवर्नेंस का इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि लॉज बहुत सारे जो हैं मौजूद हैं लेकिन उनके ऊपर जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बहुत सारे बल्कि ख़वातीन से रिलेटेड केसेस में तो पुलिस और अदालतें जो हैं अभी तक इन केसेस की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से ही शायद ये बहुत बड़ा इशू है ना कि आपने कभी देखा भी नहीं किसी को इंसाफ मिलते हुए। और मतलब देखें सिविल कोर्ट्स में तो मतलब एक केस जो है वो कई साल जो है दैट इज माय पॉइंट कि अगर किसी खातून के सामने कोई बहुत ज़बरदस्त एक रिजल्ट निकला हो और ऐसा केस हो कि भाई वाकई जो बंदा बीच में गिल्टी था उसको उसके अंजाम तक पहुंचाए, यहाँ तो फिर साल केसेस चलते रहते हैं और इंसाफ मांगना भी यहाँ बहुत मुश्किल हमें जो हेल्पलाइन पे कॉल्स आती हैं उनमें बहुत। अच्छा, आपकी हेल्पलाइन भी है? जी, हमारी हेल्पलाइन भी है, उस पर हमें कॉल्स आती हैं और उस पर हमने ये देखा है कि मतलब 90% से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो बिल्कुल पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, वो अदालत में नहीं जाना चाहती। अच्छा। और उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके जो अपने घर वाले हैं यानी माँ बाप, बहन भाई, वो भी उनको उस रिलेशनशिप में रहने पे मजबूर करते हैं। हम जब काउंसलिंग करते हैं कॉल पे तो हमने देखा है कि वो 90% केसेस में वो ये कहती हैं कि नहीं जी मेरी माँ ने कहा है, मेरे बाप ने कहा है, मेरे भाई ने कहा है कि नहीं बस कुछ नहीं होता, कुछ अरसा और इंतज़ार कर लो। और इस विशियस साइकिल में अब कई साल 10-10, 20-20 साल। अभी ये 2 दिन पहले जो एक कॉल थी उसमें वो खातून जो है इस वक्त उनके टीनेज के बच्चे हैं और वो ऑल ऑफ दीज इयर्स जो है वो उनका मियाँ जो है वो उन पर तशद्दुद कर रहा है और अब बच्चों के लिए वो एक बहुत एक टॉर्चरस एक ये मामला बन गया। घर का माहौल ही आपका इतना। अच्छा, और ये भी बल्कि एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो मतलब वाइट रिबन में हम फादरहुड के कॉन्सेप्ट से बात करते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब हम मर्दों को इन्वॉल्व करते हैं तो पहला रिएक्शन तो मर्दों का ये होता है कि जी मतलब मेरी बीवी है, मेरा जैसे दिल करेगा मैं उसके साथ बर्ताव करूँगा। तो हम उन्हें फादरहुड के कॉन्सेप्ट पे इंगेज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि ऐसे घर जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है वहाँ पे जो बच्चे हैं उन पे उसके कितने मुज़र असरात हैं। यानी वो जो बच्चे हैं उनके ऊपर पहले तो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। यानी हम देखते हैं कि इवन बच्चों को एस्थमा, सांस की बीमारियाँ हो जाती हैं, क्योंकि हर वक्त खौफ में रहना, बाप ने घर में आना है, चीखना है, उससे खौफ में बच्चे रहते हैं, तो वो एस्थमा तक हो जाता है। फिर जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, यानी वो जो बच्चे हैं उनमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं वो होते हैं। उन ऐसे बच्चे जो डोमेस्टिक वायलेंस के घरों में परवान चढ़ते हैं उनमें ड्रग अब्यूज़ जो है उसकी टेंडेंसी जो है वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा है। उनमें वायलेंस की टेंडेंसी जो है वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा है। तो यानी जो डोमेस्टिक वायलेंस भी है ये घर का इशू नहीं है, क्योंकि ये घर से बच्चे के थ्रू ये घर से बाहर मोहल्ले में वायलेंस जाता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है। और अगर आज हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जनरली जो वायलेंस इतना ज़्यादा है उसमें बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। अच्छा, इसके लिए अब आपने काउंसलिंग का जिक्र किया, मेरे ख्याल से आपको लोगों को इंगेज करना है,
मतलब ख़वातीन को भी एक साथ बिठाना है, मर्द हजरात को, फैमिली के बड़ों को भी, हर एज ग्रुप के लोगों को लेके बैठना है ताकि लोग आपकी इस कैंपेन का हिस्सा बने। हर एज ग्रुप को पता हो, वो चाहे बच्चे हैं, इवन आपको मैं तो कहती हूँ स्कूल कॉलेजेस के लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ में इन चीज़ों का काम। बिल्कुल, हम जी बिल्कुल यूथ प्रोग्राम रन कर रहे हैं। इनफैक्ट आज हमारा एक यूनिवर्सिटी में अवेयरनेस प्रोग्राम है, क्योंकि एक तो ये वजह है कि यंग माइंड जो हैं उनको एक पॉजिटिव चीज़ पे लेके आना रिलेटिवली इजी है एज़ कम्पेयर टू के ग्रोन अप को का बिलीफ सिस्टम जो है वो चेंज करना। तो बिल्कुल वाइट रिबन कैंपेन जो है एक तरफ लीगल अवेयरनेस पे काम करता है और जो ख़वातीन हैं उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं जहाँ पे भी कोई लीगल हेल्प की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ ये कि हम बहुत सारे डिफरेंट फोरम्स पे यंग बॉयज़ और मर्द जो हैं उनको जो है वो इंगेज करते हैं, और साथ ये कि इसके ऊपर एडवोकेसी जो है, क्योंकि देखें ये इतना बड़ा इशू है कि इस पे अगर हम मतलब इस वक्त को बहुत नेशनल लेवल पे कोई स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन नहीं करते तो जिस तेज़ी से ये इशू बढ़ रहा है, आई थिंक ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन इख्तियार करेगा। तो हमें एक तो कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने हैं, और आई थिंक कि बिल्कुल हम अब बार बार अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर तो हमें कोई नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हर घर की, हर दूसरे घर का इशू है ये। सही। आप किस तरह लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं, खुदा न खास्ता अगर किसी पे कहीं पे भी खातून पे तशद्दुद हो रहा है और वो चाह रही है कि एक तो नाम उसका राज में रखा जाए, जैसे आपने बताया मोस्टली कॉल्स जो हैं वो इसी तरह से आती हैं, और अगर कोई खातून कह रही है कि कोई इशू नहीं है लेकिन आपसे रब्ते का तरीका और फिर उस कैंपेन को आप किस तरह लेके चलते हैं? देखिए हमारी एक तो हेल्पलाइन है 04235882848। ठीक, इस पे रब्ता किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल, हमसे रब्ता ऑलरेडी करते हैं। हमारी जो वेबसाइट है whiteribbon.org.pk, उसके ऊपर उसके थ्रू लोग हमसे रब्ता करते हैं, और इसमें जहाँ पे भी जिस तरह का भी पॉसिबल होता है, जो भी लीगल हेल्प चाहिए, बहुत सारे केसेस में तो काउंसलिंग भी, क्योंकि एक बहुत एक ऐसी खातून जो 10 साल से तशद्दुद का शिकार हो तो उसकी अपना जो मेंटल हेल्थ जो है वो इतना बड़ा एक चैलेंज जो है वो बन गया होता है। फिर बहुत सारे केसेस में इकनॉमिक एम्पावरमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जनरली ख़वातीन जो हैं वो डिपेंडेंट हैं मर्दों पे अपनी घर को चलाने के लिए, बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए। सो इस तरह की जहाँ पे भी जो भी हेल्प दी जा सकती है। इसके अलावा जो हम खातून पर तशद्दुद हमें डिफरेंट रिलेशनशिप्स में नज़र आया, ना सिर्फ मियाँ बीवी में नहीं, हमने तो अल्लाह ताला रहम करे मुआशरे का ये भी पहलू देखा कि औलाद अपनी माँ पर तशद्दुद कर रही है, बेटे अपनी माँ को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, भाई अपनी बहनों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जी, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो तो ऑल फॉर्म्स है कि घर में एक इंटीमेट रिलेशनशिप में कोई भी रिलेशनशिप जो है वो जो तशद्दुद है वो डोमेस्टिक वायलेंस है। और ये बिल्कुल ठीक है, हमारी अदालतों में आज सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो इनहेरिटेंस के हवाले से हैं, कि वो भाई जो अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देते, वो सबसे ज़्यादा केसेस हमारे यहाँ। एक तरफ हम बिल्कुल ये क्लेम करते हैं कि, और बिल्कुल हैं राइटली सो, हम एक इस्लामिक सोसाइटी हैं और कुरान ने इतने सख्त अहकाम दिए हैं इनहेरिटेंस के बारे में, बट हम ये देखते हैं कि हर दूसरे घर में इनहेरिटेंस के ऊपर जो इशू है, तो ये बिल्कुल ये लेकिन ख़वातीन पर तशद्दुद चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी फॉर्म में है, वो रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। और आई मस्ट से कि ये बहुत ज़बरदस्त कैंपेन वाइट रिबन जिसका आगाज़ किया गया है, और इसको इसीलिए इसका आगाज़ किया गया हज़रात को भी साथ में लाकर इसको रोकने की कोशिश की जाए, यानी वो लोग जो कि तशद्दुद में मुलव्वस हैं खुद उनको साथ लेकर चला जाए तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए। उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए, थैंक यू सो मच।